नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर हरकत में आती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बयान दे दिया, स्पष्टीकरण भी दे दिया और प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद मास्क भी पहने नजर आए। प्रधानमंत्री ने तो एक उच्च स्तरीय बैठक भी की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सो दिन की बड़ी खबर में हम कोरोना संक्रमण से संबंधित सारे अपडेट्स को ही कंपाइल करने वाले हैं। ध्यान से और तसल्ली से सुनिएगा ताकि आप आगे आने वाले दिनों की प्लानिंग कर सकें, खासकर यदि आपको विदेश यात्रा प्लान करनी हो। कोरोना संक्रमण अगर वाकई दोबारा भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है तो दो ही सवालों का महत्व ज्यादा है। पहला तो ये कि भारत की तैयारी क्या है और दूसरा ये कि क्या पहली और दूसरी लहर की ही तरह इस बार भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पूर्व में लगे प्रतिबंधों के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट से हम सब वाकिफ हैं। इन दोनों सवालों के जवाब हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के संसद में दिए बयानों में खोजने की कोशिश की। आप सुनिए। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले एक साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिनकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। मांडविया ने जो कहा उसका निचोड़ यही है कि भारत में फिलहाल संक्रमित लोगों की संख्या बाकी दुनिया की तुलना में बहुत कम है और भारत में पात्र लोगों का टीकाकरण अच्छी स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से टीकों के प्रिकॉशन डोज, जिसे सादी भाषा में हम बूस्टर या तीसरी खुराक कह सकते हैं, उस पर तेजी से अमल करने को कहा है। साथ ही वो राज्यों से ये भी चाहते हैं कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दें ताकि नया वेरिएंट आने पर तुरंत पहचान हो सके, क्योंकि नए साल के मौके पर लोग घूमने निकलते हैं, क्रिसमस न्यू ईयर के प्लान्स बनते हैं, बहुत सारे लोग फ्लाइट्स और होटल्स बुक कर रहे हैं, मेल जोल बढ़ता है। इसलिए हम इन सारी चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं और इसी बाबत स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सलाह भी दी है। आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पूछा कि चीन में तो टीकाकरण के बावजूद बीमारी का प्रकोप है, स्वास्थ्य ढांचा चरमराता दिखता है। ऐसे में भारत की तैयारी क्या है और क्या चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी? सुनिए इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। चेयरमैन सर, हम इस विषय पर बहुत जागरूकता से काम कर रहे हैं। नहीं केवल चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ। तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। तीसरा, अभी प्रिकॉशन जो हमारे तिरुचि शिवाजी ने कहा कि क्या तैयारी है और नहीं हम करना चाहते हैं। आज देश में हर हॉस्पिटल में, जो बड़ी हॉस्पिटल है वहाँ PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। मैं रेगुलर मिनिस्ट्री से हर 15 दिन में रिव्यू करता हूँ कि बंद तो नहीं हो गया है ना, चालू है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए भी बहुत बड़ा खर्च होता है और रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल की कम होती है, तो अनलेस अनयूज पड़ा रहता है, तो समय पे हम उसका उपयोग कर पाए, इसलिए हमने रेगुलर उसका फॉलोअप भी लिया है। और उसके साथ फॉलोअप लेने के बाद मेरे संज्ञान में आया चेयरमैन सर कि ये प्लांट में चलाने में खर्च है, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट कम है, तो क्या करें। तो मैंने कहा कि आप उसको PPP मोड से किसी को चलाना दे दो ताकि
वहां से ऑक्सीजन उसमें से बनने वाला ऑक्सीजन का उपयोग करके दूसरी जगह पे भी वो बेचे और उसको अच्छी तरह से चलाए, ताकि हॉस्पिटल को आवश्यकता हो तब वो बंद ना हो। इसलिए ऑक्सीजन प्लांट भी सारा चालू है। देश में सभी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन का भी हमने रिव्यू कर लिया है, मेडिसिन प्रोडक्शन का भी हमने रिव्यू। हमने 21 दिसंबर के दी ललन टॉप शो में सुझाव दिया था कि सरकार बिना देर किए ऑक्सीजन सप्लाई का ऑडिट करा ले। आज राज्यसभा में सरकार ने कह दिया कि ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की सप्लाई की समीक्षा नियमित चल रही है और बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों में से 2% की रैंडम कोविड सैंपलिंग शुरू कर दी गई है आज से ही, जिसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो आज रात से यानी 22 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि से देश के सभी एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह और लैंड बॉर्डर्स पे लागू हैं। इनके मुताबिक भारत में वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने कोरोना टीके के सभी डोज लिए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी यात्री में संक्रमण के लक्षण पाए गए तो उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। ऐसी ही उच्च स्तरीय बैठकें दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी हुई। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने भी अपने परिसर के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत अस्पताल में 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और मास्क पहनना ज़रूरी हो जाएगा। हम ये बात साफ कर दें कि फिलहाल जब तक कि इस बुलेटिन की तैयारी और रिकॉर्डिंग हुई है तब तक कहीं से भी लॉकडाउन या उस तरह की किसी बंदिश का ऐलान नहीं हुआ है। अभी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अगर आप क्लोज स्पेसेस में रहते हैं तो आप मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने आपका बूस्टर नहीं लिया है और आप पात्र हैं तो बूस्टर ले लीजिए। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन किसी कारण से नहीं लिया है। प्लीज़ एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपकी जो भी स्थिति है उसमें आपके लिए वैक्सीन ठीक होगा या नहीं। हम पात्र लोगों में से उनकी बात कर रहे हैं जो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी थी, जिनके लिए कहा गया था कि वो डॉक्टरी परामर्श से लें। बाकी सारे लोग जाकर के ज़रूर से वैक्सीन लें। फिलहाल मौजूद जानकारी यही है कि भारत में उपलब्ध तमाम वैक्सीन्स सेफ हैं। जितनी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं उसमें से आप अपने लिए चुन सकते हैं। वैक्सीन ज़रूर लीजिए और सरकार के निर्देशों पर ध्यान रखिए। हो सकता है कि केंद्र या आपके राज्य की राजधानी से आए निर्देशों और आपके ज़िले में लागू निर्देशों में अंतर हो, क्योंकि कोविड की उस तरह से मैनेजमेंट भी किया गया है पूर्व में, इसीलिए लोकल इंस्ट्रक्शंस पर भी ध्यान रखिए। अब चलते हैं राजनीति पर। हमने आपको 21 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राहुल गांधी को भेजी चिट्ठी के बारे में बताया था। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी आपको बताई थी। आज राहुल गांधी ने खुद अपना पक्ष रखा, हम वो भी आपको सुनवा रहे हैं। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल अपनी नाराजगी भले जाहिर करते रहे, लेकिन अब चीजें उनके अकेले के हाथ में रह नहीं गई हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के सदन में नेताओं को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के लिए न्योता तो दे दिया, लेकिन कोरोना एक ऐसा विषय है जिस पर सतर्कता वाले नैरेटिव की कोई काट मौजूद है नहीं। फिर अगर सरकार कोई नियम या व्यवस्था बनाती है तो उसका पालन भी उनसे अपेक्षित ही रहेगा। तो उनके लिए यह स्थिति कैश 22 वाली हो गई है। जिस यात्रा को वो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक पहुंचे हैं उससे प्रभावित करें या होने दें, या फिर कोरोना संक्रमण वाली बात पर घिरने का खतरा मोल लें। वैसे प्रोटोकॉल के साथ यात्रा जारी रखने का ऑप्शन बिल्कुल है, लेकिन प्रोटोकॉल और माहौल यात्रा वाला माहौल साथ साथ बने रहना मुश्किल है। ये ऑब्वियस बात है, लोग जानते हैं। वैसे कोविड प्रोटोकॉल ये सिर्फ राहुल या कांग्रेस को ही प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है। 21 दिसंबर को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया था कि भाजपा भी तो राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, उस यात्रा के आयोजकों को स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी आखिर क्यों नहीं भेजी गई। आज दोपहर 3 बजे भाजपा की तरफ से ऐलान हो गया कि राजस्थान जन आक्रोश रैली रद्द कर दी गई।
अब सब राहुल की तरफ देखने लगे कि क्या वो अपनी यात्रा रद्द करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो यात्रा रद्द की। लेकिन जब तक इसे लेकर राहुल पर प्रेशर बनाया जाता, राजस्थान भाजपा ने ट्विटर पर जानकारी दे दी कि जब तक केंद्र और राज्य कोई एडवाइजरी जारी नहीं करते, जन आक्रोश यात्रा के तहत सभाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती रहेंगी, मतलब यात्रा चलती रहेगी। जिन सतीश पुनिया ने यात्रा रद्द होने की जानकारी दी थी, उन्होंने ही 2 घंटों के भीतर एक वीडियो जारी करके कहा कि यात्रा में कोविड की सामान्य सावधानी का पालन हो तो अभी भाजपा और कांग्रेस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में नजर आते हैं। चलते चलते आपको चीन के हालात के बारे में भी बता देते हैं। इंडिया टुडे के लिए दीप्ति यादव ने एक रिपोर्ट की है जिसमें वो बताती हैं कि जैसे जैसे कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, चीन अपनी दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा मजबूत कर रहा है। यूनान प्रांत की सीमा 3 देशों से मिलती है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। प्रांत की सीमा को बीते कुछ सालों में 2020 के बाद से लगातार मजबूत किया गया है। कटीली तार लगी है, बिजली का झटका देने वाली बाड़ लगी है, इलेक्ट्रिक फेंस जिसको कहते हैं, कैमरे, मोशन सेंसर आदि लगाए गए हैं, बॉर्डर गार्ड्स वहां रखे गए हैं। सीमाई इलाका होने के चलते यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। मिसाल के लिए म्यांमार में जब हालिया तख्ता पलट हुआ था तो लोग अपनी जान बचाने के लिए चीन के इलाके में आकर बसे थे। ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए चीन लगातार इस सीमा पर निगरानी बढ़ा रहा है। दीप्ति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चीन की सख्त जीरो कोविड नीति और महामारी के प्रकोप के चलते इस इलाके के कुछ लोग सीमा पार जाने की कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट किया है कुछ लोगों ने। इसलिए चीन द्वारा सीमा पर गश्त और तकनीकी निगरानी बढ़ गई है। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहले सुर्खी संसद के शीतकालीन सत्र से आए अपडेट्स से जुड़ी है। सबसे पहले बात उस मुद्दे की जिस पर पिछले कई दिनों से संसद में विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच तकरार चल रही है। हम बात कर रहे हैं तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई उस मुद्दे की। इस पर चर्चा कराने की मांग को लेकर आज भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और चीन के मसले पर विपक्षी दलों की नारेबाजी और शोर शराबे के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में यह सिलसिला कई बार दोहराया गया। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी चीन पर चर्चा के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते विपक्षी दल के सांसद वेल तक पहुंच गए। इस व्यवहार से नाराज सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक महिला सांसद को फटकार भी लगाई। इसके अलावा आज राज्यसभा में फेक न्यूज का मुद्दा भी उठा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फेक न्यूज के खिलाफ सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। आप सुन लीजिए। सर, आईटी रूल्स के अनुसार जहां पे भी ये लगता है कि कोई ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो, देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो या भ्रम और भय फैलाने वाली हो, उसके नियम के अनुसार सर आईटी एक्ट के 69A के अंतर्गत, क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, समय समय पर की है। जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ मुहिम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का सर काम करते थे, तो YouTube के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है। 45 इंडिविजुअल वीडियोस को प्रतिबंध किया गया है। इस सर हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही कार्रवाई करते हैं। फेसबुक के भी ऐसे 4 अकाउंट्स को और 2 पोस्ट को बंद किया गया है। इंस्टाग्राम के भी ऐसे 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट्स हैं सर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं, और एप्स ऐसी अलग अलग थी वैसी 2 एप्स को भी, और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सर पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस सुर्खी के आखिर में आपको राज्यसभा में हुई एक और घटना के बारे में बताते हैं। पहले आप एक वीडियो देखिए, तब आपको मामला थोड़ा आसानी से समझ आएगा। मेरा एक अक्सर सर ये बिहार के अपमान का प्रश्न है। पीयूष जी मैं हाथ जोड़ता हूं, अब आप मुझ पे टिप्पणी कर लें, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना। राज्यसभा की कार्यवाही का ये वीडियो 20 दिसंबर का है। आरजेडी सांसद मनोज झा एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान बीच में ही पीयूष गोयल ने कह दिया कि इनका बस चले तो देश को बिहार बना दे। मनोज झा ने तुरंत ही उनकी इस टिप्पणी को लेकर विरोध दर्ज कराया था। पीयूष गोयल की इस टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में आज भी हो हल्ला हुआ। विपक्षी दल के नेताओं ने पीयूष गोयल से माफी की मांग की। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बिहार के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद बैकफुट पर आए पीयूष गोयल ने क्या कहा, आप सुनिए। Let me clarify. There is
absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. संसद में और क्या हुआ आज, किन मुद्दों पर बहस हुई, इसकी बारीक और विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे खास शो संसद में आज में आप देख सकते हैं। अगली सुर्खी का संबंध यूपी की योगी सरकार के नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से है। 18 दिसंबर को सरकार की ओर से कहा गया था कि उसने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ ही एक MOU साइन किया है जिसके तहत नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। इसकी लागत करीब 35,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस प्रोजेक्ट को उपलब्धि की तरफ पेश किया गया, जोर शोर से प्रचार भी हुआ, लेकिन 21 दिसंबर आते आते सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। कहना पड़ा कि यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बल्कि एक ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप नाम के संगठन के साथ MOU हुआ है। बात सिर्फ यहीं तक रुकी नहीं, आगे जानकारी आई कि यूपी सरकार की घोषणा से महज 10 दिन पहले यानी 8 दिसंबर को ही यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को सैन फ्रांसिस्को में ऑपरेट करने की इजाज़त मिली थी। इस संस्था को गैर मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में काम करना था। हालांकि कैलिफोर्निया उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बीते 8 दिसंबर को एक आदेश जारी कर इस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कर दिया रद्द और इस पर 9,965 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 8,23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इतना ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी MBA कोर्स चलाने का दावा करती है, लेकिन यहाँ एक भी रजिस्टर्ड छात्र नहीं है। अमेरिकी सरकार के नियमों के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 2016 से 20 के बीच के परफॉर्मेंस फैक्ट शीट से जानकारी मिलती है। ये इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के पीछे एक ही आदमी है, उसका नाम है अशरफ अल मुस्तफ़ा और उसने खुद को मिस्र के शाही वंश का अमेरिकी नागरिक बता दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने MOU साइन करने वाली जो फोटो जारी की थी उसमें राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ मुस्तफ़ा भी दिखते हैं। जब इस मामले को लेकर मुस्तफ़ा से सवाल किया गया तो उसने कहा कि मैंने हाल ही में ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप बनाया है जिसका मकसद लाभ अर्जित करना है। विशेष तौर पर यह यूपी और मिस्र में प्रोजेक्ट के लिए है। मैं ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का संस्थापक अध्यक्ष भी था, लेकिन इसका MOU से कोई लेना देना नहीं है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दें, लोग सैन फ्रांसिस्को और ऑस्टिन को साथ में समझ पा नहीं रहे थे जिनको US का नक्शा पता है। हम बता देते हैं, सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और ऑस्टिन स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का आपस में कोई लेना देना नहीं है। यही कंफ्यूजन था, बस एक के नाम में ऑस्टिन है और दूसरे के पते में। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि MOU तो ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साइन हुआ, फिर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की पड़ताल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी जोड़ा अपने बयान में कि ये सिर्फ प्रस्ताव है और न सूक्ष्म जांच हुई है इसकी और ना ही उसकी आवश्यकता ही लगती है। अगली सुर्खी गुजरात के वडोदरा शहर से आई है। दर्शक जानते हैं कि क्रिसमस के जश्न में कई लोग एक दूसरे के सीक्रेट सेंटा बनते हैं, तो कई सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर खुशी जाहिर करते हैं। वडोदरा में भी एक शख्स सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर घूम रहा था। इसे लेकर कुछ लोगों ने न सिर्फ उसकी पिटाई कर दी बल्कि उसकी सेंटा वाली ड्रेस को भी उतरवा दिया। मामला 20 दिसंबर का है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित का नाम शशिकांत डाभी है। वो वडोदरा की अवधूत सोसाइटी में एक ईसाई परिवार के घर क्रिसमस की बधाई देने पहुंचे थे। उनके साथ ईसाई समुदाय के कुछ नेता भी थे। वे अपने घर में शांतिपूर्वक जश्न मना रहे थे। इस बीच कुछ लोगों का एक ग्रुप अचानक घर में घुस गया। उन्होंने कार्यक्रम को रोक दिया और सांता क्लॉज बने शशिकांत पर हमला भी किया। इसके चलते उन्हें अपनी पोशाक उतारने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी लोगों को धमकाया गया और ये कहते हुए हमला किया गया कि ये क्षेत्र हिंदुओं का है, इसलिए उन्होंने इस तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए था। इस मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल भी हुए बताए गए हैं। उनका आरोप है कि हमलावरों ने फादर, जो ईसाई धर्मगुरु होते हैं, उनके भी कपड़े फाड़ दिए। इस मामले में वडोदरा मकरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने सांता क्लॉज की ड्रेस में चॉकलेट बांटने पर आपत्ति जताई। इसके चलते 2 समुदायों में बहस हुई थी। अगली सुर्खी दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मृत्यु से जुड़ी है। ये केस एक बार फिर से खुलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिशा केस में SIT जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपील की है कि अगर किसी के पास इस केस से जुड़े सबूत हों तो इसे SIT को दे दें।
दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा और शिंदे गुट के विधायक लगातार इस मामले में एसआईटी जांच की मांग कर रहे थे। आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ गया, सेशन में है। बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना ने आदित्य ठाकरे का नाको टेस्ट कराने की मांग की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नितेश राणे का कहना है कि जैसे श्रद्धा वालकर मर्डर केस के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ और सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत के मामले के बाद भी आदित्य का नार्को टेस्ट होना चाहिए। खुद पर लग रहे आरोपों पर महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि भ्रष्ट सीएम को बचाने के लिए उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आदित्य पे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस के मुताबिक 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं 14 जून को सुशांत सिंह अपने घर में मृत पाए गए थे। आखिर में पॉजिटिव न्यूज़, और इस न्यूज़ का संबंध है चीन से। आप पूछ सकते हैं कि भैया चीन से कुछ पॉजिटिव कैसे आ सकता है? उनसे हमारा इतना व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, एलएसी पर अलग मार हो रही है और कोरोना तो है ही, लेकिन जहां नेगेटिविटी होती है वहीं पर पॉजिटिविटी की गुंजाइश पैदा होती है। 20 दिसंबर को भारत और चीन के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर 17वें राउंड की कोर कमांडर बैठक हुई। ये बैठक चीन के यहाँ हुई। इस पर आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी सेक्टर माने लद्दाख में विवाद के निपटारे को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पश्चिमी सेक्टर में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने पर सहमति भी बनी। आप पूछ सकते हैं कि चीन कुछ भी कह दे उस पर भरोसा क्यों किया जाए और उसके साथ बैठक का क्या तुक रह जाता है अब? लेकिन यही बात है, तनाव के माहौल में दो पक्ष मिलकर बात कर पा रहे हैं। इस माहौल का बने रहना जरूरी है। इस बैठक से कुछ ठोस हासिल हो ना हो, इसका जारी रहना एक पॉजिटिव बात है। आखिर में एक निवेदन और, कंपटीशन के आप शूरवीर हैं या दिमाग लड़ाने का शौक है तो मिलिए रोज रात 9 बजे ललन टॉप ऐप पर। खेलेंगे अपन क्विज और हर दिन एक अलग विषय होगा। सिर्फ शक्ल ही नहीं पूरा होगा आपका, बल्कि आपको इनाम भी मिलेगा बिल्कुल मौके पर। तो नोट कर लीजिए, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड करना है ललन टॉप का ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।